करण को जाता देख रणबीर राधिका के पास आए और आहिस्ता से बोले, लगता है रांझे ने अपने दिल की सुन ली है और बगावत पर उतर आया है। राधिका ने गुस्से में रणबीर को घूरा तो वो मुस्कुरा दिए। राधिका तेजी से करण के पीछे चली गई। उसके जाते ही रणबीर मुस्कुराते हुए बोले, चलिए रणबीर साहब, जो हिम्मत आप नहीं दिखा पाए वो आपके साले साहब ने दिखा दी। करण यार, तुमने तो आज अपने जीजू का दिल जीत लिया। अब तो हम महाकाल से बस यही प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें बिना किसी मुश्किल का सामना किए अपनी मोहब्बत मिल जाए। इधर मधु अपना बचा हुआ सामान सूटकेस में डाल ही रही थी, पर तभी करण वहां आ गया। उसने बिना कुछ कहे मधु की कलाई पकड़ी और उसे अपने करीब ले आया। मधु उसे वहां देखकर हैरान थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? करण ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी कलाई पकड़कर रिद्धिमा के कमरे की ओर बढ़ने लगा। शालिनी ने जैसे ही करण को मधु के साथ देखा तो मन ही मन बोली कि महादेव, मेरे बेटे के इस फैसले में उसके साथ रहिएगा, पर मेरे परिवार की इज्जत का तमाशा भी मत बनने दीजिएगा। बलदेव और वनराज दोनों भी करण के इस तरह मंडप से उठकर जाने से बहुत परेशान थे। तभी अतुल बलदेव के पास आकर बोला, भैया शायद करण रिद्धिमा को लेने गया होगा, वो अब तक नहीं आई ना। वर वधू को बुलाइए यजमान। तभी पंडित जी फिर से बोले। वनराज तुरंत उनके पास आए। पंडित जी, आज तो महाशिवरात्रि है और हम उसी शुभ घड़ी में अपने करण की शादी करना चाहते हैं, जिस घड़ी में महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और उस शुभ मुहूर्त में अभी थोड़ा वक्त है। मेरा बेटा और उसकी दुल्हन टाइम पर आ जाएंगे। तब तक आप देख लीजिए कि विवाह की सामग्री में कोई कमी तो नहीं है। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है यजमान, अभी अति शुभ मुहूर्त में 1 घंटा और है। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले। वनराज ने सुकून की सांस ली। इधर करण मधु का हाथ पकड़े रिद्धिमा के कमरे की ओर बढ़ रहा था। करण, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? मेरा हाथ छोड़िए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। करण ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे रिद्धिमा के कमरे में ले आया। वहां रिद्धिमा तो नहीं थी, पर गायत्री अपने हाथ में एक खत लिए बेड पर बेसुध बैठी थी और वहीं खड़े चेतन के चेहरे के भी रंग उड़े हुए थे। पर ममता ने जैसे ही करण को मधु का हाथ थामे देखा तो उसका परेशान चेहरा गुस्से में लाल पीला हो गया। पर वो कुछ कहती उसके पहले ही वहां शोभा, शालिनी, पूजा और बलदेव भी आ गए। करण ने कमरे में चारों ओर देखा और पूछा, आंटी रिद्धिमा कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। ये सुनते ही मधु मन ही मन बोली, हे भोलेनाथ, अब ये न जाने क्या कहने जा रहे हैं। पर तभी गायत्री ने हिम्मत की और उठकर करण के पास आई। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा खत करण की ओर बढ़ा दिया। करण ने पहले तो उन्हें हैरानी से देखा, पर फिर मधु का हाथ छोड़कर खत खोलकर पढ़ने लगा। उसके हाथ छोड़ते ही मधु ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे ले लिए। करण ने खत पढ़ा। आई एम सॉरी डैड, मैं जानती हूँ कि ये खत पढ़कर आपको बहुत तकलीफ होगी, पर अपने दिल की बात आपको बताने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं जा रही हूँ डैड, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मैं करण से शादी नहीं करना चाहती। मैंने आपकी खुशी के लिए इस शादी के लिए ना चाहते हुए भी हाँ तो कर दी थी, पर आज शादी के मंडप को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी सारी जिंदगी शादी के हवन कुंड की आग में स्वाहा नहीं कर सकती। मैं एक ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं करना चाहती जो मेरी तरह ही इस शादी को करने के लिए मजबूर है और मुझसे प्यार भी नहीं करता, इसलिए मैं जा रही हूँ। वैसे मेरे जाने की एक और वजह है जो मैं आपको इस वक्त नहीं बता सकती, पर वक्त आने पर जरूर बताऊंगी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा और मेरी तरफ से करण से भी माफी मांग लीजिएगा। आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी मॉम। आज मेरे इस तरह से जाने से सबसे ज्यादा तकलीफ दादी को होगी, पर वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो ये बात समझेगी कि उनकी रिद्धिमा ने ये फैसला क्यों लिया। आई एम सॉरी रिद्धिमा। खत पढ़ते ही करण सोच में पड़ गया और शोभा की ओर देखने लगा। तभी बलदेव ने उसके हाथ से खत लिया और पढ़ने लगे। शोभा ने भी आगे आकर गायत्री की बांह को छूकर पूछा, क्या हुआ? रिद्धिमा कहाँ है? माँ, रिद्धिमा ये शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो यहाँ से चली गई है। बलदेव के इतना कहते ही सबके होश उड़ गए। शालिनी और पूजा एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। मधु भी ये सुनकर परेशान सी करण को देख रही थी, पर शोभा खुद को संभाल नहीं पाए और लड़खड़ाने लगी। पर करण ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और संभाल कर बेड पर बैठाकर बोला, प्लीज खुद को संभालिए दादी। चेतन ने आगे आकर बलदेव के सामने हाथ जोड़े और बोले, मुझे माफ कर देना बलदेव, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि रिद्धिमा इस तरह बारात को दरवाजे पर छोड़कर चली जाएगी। ये सुनकर बलदेव गुस्से में भर के
तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा चेतन? क्या हमारे खानदान की इज्जत का तमाशा बनने से रुक जाएगा? बाहर सारी मीडिया, हमारे सारे क्लाइंट्स, सारे रिश्तेदार सब इस शादी के होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि दुल्हन शादी का मंडप छोड़कर भाग गई है तो हमारे साथ साथ तुम्हारी भी इज्जत नीलाम हो जाएगी। तभी शांति भी बोल पड़ी, ममता अगर रिद्धिमा को करण से शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देती, यूं शादी वाले दिन भागने की क्या जरूरत थी? हमने कोई जोर जबरदस्ती तो की नहीं थी उसके साथ। अब क्या करें हम, लोगों को क्या जवाब दे? बाहर खड़े आरव ने जब ये सब सुना मन ही मन बोला, ओह तेरी, यहाँ तो कहानी में ऐसा ट्विस्ट आ गया है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो बाहर से ही वापस चला गया और उसने बाहर आकर वनराज और अतुल को भी ये बात बताई। सब रिद्धिमा के कमरे की ओर दौड़ पड़े। इधर ममता ने आकर शालिनी की हथेली थामी और बोली, शालिनी जी कुछ नहीं होगा, रोहित गया है रिद्धिमा को ढूंढने, वो जल्दी ही मिल जाएगी और फिर इसी मंडप में करण के साथ रिद्धिमा के साथ फेरे होंगे। अगर उसे हमारे करण के साथ साथ फेरे लेने होते ममता तो वो यूं मंडप छोड़कर नहीं भागती। और अब अगर वो आ भी गई तो भी हम करण की शादी उससे कभी नहीं करेंगे, समझी तुम? शांति गुस्से में बोली। चेतन ने रोते हुए बलदेव के सामने फिर से हाथ जोड़े और बोले, प्लीज यार, हो सके तो मुझे माफ कर देना। उसे रोता देख बलदेव उसके जुड़े हुए हाथ पकड़कर बोले, चेतन तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसलिए खुद को संभालो और ये सोचो कि इस वक्त हम हमारे परिवारों की इज्जत कैसे बचाए। सब सोच में पड़ गए, पर करण रिद्धिमा के कमरे के बाहर गैलरी में आकर खड़ा हो गया। मधु भी तुरंत उसके पीछे आई पर कुछ बोल नहीं पाई। वो वही कमरे के बाहर खड़ी होकर करण को देखने लगी और मन ही मन बोली, हे महादेव, अगर रिद्धिमा इनसे शादी नहीं करना चाहती थी तो पहले बता देती, यूं सारी दुनिया के सामने। अपने और करण के परिवार की इज्जत का तमाशा बनाने की उसे क्या जरूरत थी? अब न जाने क्या होगा। अंदर रूम में शांति सबको परेशान देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, पर शोभा गायत्री को दिलासा देते हुए बोली, बहन जी आप फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। इस मुश्किल से बाहर आने का कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। ये सुनकर शांति गुस्से में बोली, कोई रास्ता नहीं निकलेगा माँ, क्या कहे हम बाहर जाकर सबसे? बलदेव, अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है, बाहर चलकर मीडिया को खुद ही बता देते हैं कि रिद्धिमा भाग गई है। हम तो बेटे वाले हैं, इसलिए हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लोग कुछ दिन बातें जरूर करेंगे पर फिर सब भूल जाएंगे। उसकी बातें सुनकर गायत्री शोभा के सामने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज बहन जी ऐसा मत होने दीजिएगा, वरना हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर शोभा बहन जी, हम नहीं बताएंगे तो भी ये शादी नहीं होने पर लोगों को पता चल ही जाना है, शोभा परेशान होकर बोली। ये सुनकर गायत्री का रोना और बढ़ गया, पर ममता रोहित को फोन करने लगी। लेकिन शांति ये सब देखकर मन ही मन बोली, फाइनली मेरे बेटे का सपना पूरा हो गया। अब करण को सारी दुनिया के सामने जलील होना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरी बार उसकी बारात बिना दुल्हन की जो लौटने वाली है। मुझे ये खुशखबरी ऋषभ को देनी होगी। उसने सबको सोच में डूबा देखा तो मौका पाकर वहां से चली गई। उनके जाते ही अतुल और वनराज भी वहां आ गए। बाहर खड़ा करण मन ही मन बोला, इस वक्त अगर मैंने किसी को ये बताया कि मैं खुद इस शादी से इनकार करने आया था तो सबका गुस्सा मधु पर निकलेगा। सब रिद्धिमा के इस तरह जाने के लिए मधु को कोसना शुरू कर देंगे। इसलिए फिलहाल मुझे चुप रहना होगा, पर इस परेशानी से बाहर आने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। वो यही सब सोचकर फिर से कमरे में जाने के लिए पलटा तो मधु उसके पलटते ही वहां से जाने लगी, पर तभी करण उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसे दीवार से टिकाकर आहिस्ता से बोला, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता मधु, यहाँ से हिलना मत। और अगर तुमने कहीं भी जाने का सोचा भी मधु, तो मुझे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देखोगी, समझी तुम? मधु उसे हैरानी से देखने लगी, पर डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। करण उसे घूरते हुए रिद्धिमा के कमरे में आया। वो कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी पूजा ने हिम्मत करके सबसे पूछा, अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे पास इस परेशानी से निकलने का एक रास्ता है, जिससे दोनों परिवारों की इज्जत भी बच जाएगी और बारात भी बिना दुल्हन के नहीं लौटेगी। सब लोग पूजा की ओर देखने लगे और करण भी। तभी रणबीर और राधिका भी वहां आ गए। हाँ पूजा बोलो, वनराज ने पूछा। पूजा ने शालिनी की ओर देखा और फिर बोली, हमें करण की शादी किसी और लड़की से कर देनी चाहिए। ये सुनते ही सब भौचक्के रह गए।
बलदेव गुस्से में बोले, पूजा दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ऐसे कैसे मैं अपने एकलौते बेटे की शादी किसी भी लड़की से करवा दूं? तभी वनराज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बलदेव, गुस्सा करने की जगह थोड़ा शांति से काम लो। पूजा सिर्फ हमारे खानदान की इज्जत को बचाने के लिए हमें सुझाव दे रही है। वैसे इसका सुझाव बुरा नहीं है। बलदेव और चेतन दोनों ही सोच में पड़ गए। करण ने फिर से कुछ कहना चाहा, पर तभी वनराज पूजा से बोले, पूजा अगर हम तुम्हारी बात मान भी ले तो कौन लड़की इन हालातों में हमारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए करण से शादी करने के लिए मानेगी? एक लड़की है जो इस वक्त दोनों परिवारों की इज्जत बचा सकती है, क्योंकि वो दोनों ही परिवारों को बहुत इज्जत देती है, पूजा झेपते हुए बोली। पर करण गुस्से में भड़का, मैं किसी भी अनजान लड़की से शादी नहीं करूंगा चाची, क्योंकि मैं। करण आगे कुछ कहता, उसके पहले ही शालिनी ने उसकी बांह पकड़ ली और उसे चुप रहने का इशारा किया। उसके इशारा करते ही करण चुप हो गया, पर उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। तभी आरव और एनी भी वहां आ गए। ममता ने पूजा के पास आकर पूछा, कौन है वो लड़की जो इस वक्त हमारे परिवारों की इज्जत बचा सकती है? मधु, पूजा ने जवाब दिया। मधु का नाम सुनकर करण ने अपनी मुट्ठी खोल ली और उसका गुस्सा भी अपने आप शांत हो गया। वो शालिनी की ओर देखने लगा। शालिनी ने फिर से उसे चुप रहने का इशारा किया, पर मधु का नाम सुनते ही उसके घरवालों के साथ चेतन भी सोच में पड़ गए। बाहर खड़ी मधु ने भी अपना नाम सुना तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तभी ममता गुस्से में पूजा से बोली, सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पूजा। तुम मेरी बेटी की जगह उस नौकरानी को देना चाहती हो? क्या सोचकर तुमने ये बात कही है? कहाँ मेरी बेटी और कहाँ वो सड़क छाप लड़की? तुम उस नौकरानी को मेरी बेटी का हक देने की बात कर रही हो। ये सुनकर करण ने गुस्से में कुछ कहना चाहा, पर एक बार फिर शालिनी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। करण को ना चाहते हुए भी चुप रहना पड़ा, पर पूजा चुप नहीं रही। उसने भी गुस्से में ममता को पलटकर जवाब दिया, वो नौकरानी आपके लिए होगी भाभी, पर हमारे लिए वो इस वक्त वो लड़की है जो हमारे खानदान को सारी दुनिया के सामने बदनाम होने से बचा सकती है, और आपके भी। और अगर आपको फिर भी कोई एतराज है तो बाहर चलकर सबको आप खुद ही बता दीजिए कि आपकी बेटी रिद्धिमा शादी का मंडप छोड़कर भाग गई है। पूजा, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तभी वनराज ने पूजा को डांटा। पूजा ने अपनी नजरें झुका ली। आई एम सॉरी भैया, मोम ने तो सही बॉल देखते ही सिक्स दे मारा है, एनी आहिस्ता से बोली। आरव भी मुस्कुरा दिया, हाँ एनी, मोम ने तो सांप भी मार दिया और लाठी भी टूटने से बचा ली। ये मुहावरा सुनकर एनी ने आहिस्ता से पूछा, मतलब? बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो तू ये ड्रामा देख, आरव मुस्कुराते हुए बोला। पर तभी अतुल की नजर उन दोनों पर पड़ी। वो तुरंत बोले, तुम दोनों बड़ों के बीच क्या कर रहे हो? जाओ और जाकर मेहमानों को संभालो। दोनों ने अपसेट होने का नाटक किया और रिद्धिमा के कमरे से बाहर आ गए। बाहर आते ही दोनों ने नाचना शुरू कर दिया। बाहर खड़ी मधु हैरानी से दोनों को देखने लगी। उसके देखते ही दोनों चुपचाप वहां से चले गए। तभी चेतन बोले, बलदेव, पूजा ठीक कह रही है, तुम करण की शादी मधु के साथ कर दो। वो बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की है, हम सब उसे जानते हैं। उसके माता पिता गरीब जरूर है पर इज्जतदार लोग हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि आज अगर ये शादी रुकी तो हमारी बहुत बदनामी होगी। इस वक्त वो लड़की हमारे लिए भगवान है, एक वो ही है जो हमारे खानदानों की इज्जत बचा सकती है। पर अगर उस लड़की ने इनकार कर दिया तो? बलदेव ने पूछा। तो चेतन ने गायत्री की ओर देखकर जवाब दिया, अगर माँ उससे बात करेगी तो मधु कभी इनकार नहीं करेगी। उनके इतना कहते ही सब गायत्री की ओर देखने लगी। सबके चेहरे देखकर वो मन ही मन बोली, हे भोलेनाथ, ये सब क्या कर रहे हैं आप? जिस लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाने का सपना देख रही थी, आज आप उसे बेटी बनाकर विदा करवाने जा रहे हैं। खानदान की इज्जत बचाऊं या अपने पोते की मोहब्बत? पर फिर वो खुद को संभाल कर बोली, ठीक है, हम मधु से बात करेंगे, पर हम उसे इस शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगे। अगर वो सब कुछ जानने के बाद खुद हाँ कहेंगी और करण भी इस शादी के लिए मान जाएंगे हो तो ही ये शादी होगी। और अगर मधु ने इनकार कर दिया तो हम खुद चलकर मीडिया और सारी दुनिया को बताएंगे कि हमारी रिद्धिमा भाग गई है। ये सुनते ही ममता की आंखें खुली की खुली रह गई। गायत्री उठकर करण के पास आई और बोली, करण, हम मधु को लगभग 1 साल से जानते हैं और हम ये पूरे यकीन से कह सकते हैं कि उनसे बेहतर जीवन साथी आपको कोई और नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी लड़की है वो और आप उनके साथ बहुत खुश रहेंगे।
मधु से शादी करना हमारी नज़र में आपकी खुशकिस्मती होगी, और आपको जीवन साथी के रूप में न पाना रिद्धिमा की बदकिस्मती। सोच समझकर जवाब दीजिएगा बेटा, क्या आप मधु से शादी करने के लिए तैयार है? आपके हाँ कहने के बाद ही हम मधु से बात करेंगे। आपका जवाब ही अब ये तय करेगा कि हमारे परिवार की इज्जत आज बच पाएगी या नहीं। बोलिए बेटा, क्या आप मधु से शादी करने के लिए तैयार है? शालिनी और पूजा दोनों करण की ओर देखने लगी। रणबीर मन ही मन बोले, क्या सोच रहे हो करण, हाँ कह दो। किस्मत बिना बगावत के तुम्हें तुम्हारा प्यार दे रही है। इस मौके को हाथ से मत जाने देना साले साहब, वरना जिंदगी भर पछताओगे। पूजा की भी सांसें अटक गई। बाहर खड़ी मधु ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोली, प्लीज करण हाँ मत कहना, क्योंकि मैं आपकी पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ। आप अपनी जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ डिजर्व करते हैं, पर मेरी बदकिस्मती के साए आपसे आपकी सारी खुशियाँ छीन लेंगे। प्लीज करण हाँ मत कहिएगा। करण ने अपनी मम्मा की ओर देखा तो उसने उसे हाँ कहने का इशारा किया। तभी गायत्री ने फिर से पूछा, बोलिए करण, क्या आप मधु से शादी करने के लिए तैयार है? बोलिए बेटा, प्लीज हाँ बोल करण, प्लीज। अतुल भी मन ही मन बोले। गायत्री ने एक बार फिर पूछा, बोलिए बेटा, क्या आप? हाँ, मैं मधु से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी करण बोला। उसकी हाँ सुनकर मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर पूजा और अतुल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। शालिनी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। गायत्री ने बहुत प्यार से करण के गाल को छुआ और बोली, थैंक यू बेटा, थैंक यू, हम मधु से बात करते हैं। इतना कहकर गायत्री कमरे से बाहर आई, पर बाहर आते ही उनके कदम रुक गए, क्योंकि उनकी नजर बाहर दीवार से टिककर खड़ी मधु पर पड़ी, जो रो रही थी। गायत्री ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाने लगी, पर मधु वहां से हिली भी नहीं। क्या हुआ बेटा, अब क्या आप हमसे बात भी नहीं करेगी? अंदर आइए, गायत्री मधु की ओर देखकर बोली। मधु न ही कुछ बोली और न ही वहां से हिली। तभी करण बोला, तुम अंदर आ सकती हो मधु, मैं कह रहा हूँ। गायत्री मधु का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले आई और सबसे बोली, हम मधु से अकेले में बात करना चाहते हैं, इसलिए आप सब कुछ देर के लिए बाहर जाइए। सब एक एक करके कमरे से बाहर चले गए, पर करण अभी भी वहीं खड़ा मधु को देख रहा था, जो नजरें झुकाए खड़ी थी। गायत्री करण की ओर देखकर बोली, बेटा आप भी जाइए, हम सिर्फ मधु से बात करना चाहते हैं। करण बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही गायत्री ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तभी रणबीर अतुल से बोली, चाचू हम जाकर नाच गाना फिर से शुरू करवा देते हैं। कुछ देर के लिए मेहमानों का ध्यान शादी से हट जाएगा। हाँ, मैं भी आपके साथ आता हूँ रणबीर। इतना कहकर अतुल भी उनके साथ चले गए। कमरे के बाहर सब लोग बड़ी बेचैनी से मधु के फैसले का इंतजार कर रहे थे। करण भी एक कोने में खड़ा था। वो मन ही मन बोला, मैं जानता हूँ मधु कि इस तरह अचानक से मेरे तुमसे शादी के लिए हाँ कहने से तुम्हारे मन में ढेरों सवाल उठ रहे होंगे, पर मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का बस एक ही जवाब है कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। इधर गायत्री मधु के पास आकर बोली, आपको पता है बेटा, जब जब आप हर सुबह हमारे सामने आती थी तो हम महादेव से बस यही मांगते थे कि आप हमेशा के लिए हमारे घर पर ही रुक जाए, हमारी बहू और रोहित की पत्नी बनकर। उनके इतना कहते ही मधु ने नजरें उठाकर उनकी ओर देखा तो गायत्री मुस्कुराते हुए बोली, और हमारी उम्मीद तब और बढ़ गई जब हमें ये महसूस हुआ कि रोहित भी आपको पसंद करने लगे हैं। पर इससे पहले कि हम आपसे अपनी दिल की बात कहते, आपको और करण को लेकर तमाशा हो गया और हमें रिद्धिमा की शादी होने तक का इंतजार करना पड़ा। पर हम ये नहीं जानते थे मधु कि एक दिन हम आपसे रोहित के लिए नहीं बल्कि करण के लिए बात करेंगे। मधु बस नजरें झुकाए उनकी बातें सुन रही थी। गायत्री ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ और बोली, मधु हम करण को बचपन से जानते हैं बेटा, उनमें ऐसा कोई ऐब नहीं है जिनकी वजह से कोई लड़की उन्हें रिजेक्ट करे। पर फिर भी पता नहीं क्यों ये दूसरी बार उनके साथ ऐसा हुआ है कि उनकी दुल्हन उन्हें शादी के मंडप में छोड़कर चली गई हो। मधु ये सुनकर उन्हें हैरानी से देखने लगी तो गायत्री फिर से बोली, हाँ मधु, कुछ सालों पहले भी करण के साथ यही हुआ था। उनकी दुल्हन शादी के दिन इसी तरह अचानक से उन्हें छोड़कर चली गई थी। करण आज तक उस हादसे से बाहर नहीं आ पाए हैं। आज वो जैसे भी है सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से है जो उन्हें छोड़कर भाग गई थी। 3 साल पहले वो गुस्से वाले बिल्कुल नहीं थे बेटा, बल्कि बहुत प्यार थे। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे।
वो लड़की तो चली गई, पर साथ में करण की मुस्कुराहट भी ले गई। आज फिर उनके साथ यही हुआ है। आज अगर उनकी बारात फिर से बिना दुल्हन के लौटी तो न करण ये बर्दाश्त कर पाएंगे और न ही उनकी दादी, और इन सब की जिम्मेदार हम होंगे। मधु को ये सब जानकर बहुत तकलीफ हुई और वो सोच में पड़ गई। गायत्री उसकी ओर देखकर फिर से बोली, प्लीज बेटा, करण से शादी करके इन दो परिवारों की इज्जत के साथ साथ करण को भी टूटने से बचा लीजिए। हमारे लिए करण और रोहित में कोई फर्क नहीं है मधु। हम जितना प्यार अपने बच्चों से करते हैं उतना ही करण से भी करते हैं। वो आपको बहुत खुश रखेंगे। किसी भी लड़की का सौभाग्य होगा उस घर में ब्याह के जाना, क्योंकि उस घर के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारी रिद्धिमा ने तो खुद अपने सौभाग्य को ठोकर मारी है। पर बेटा, आज अगर आप ये शादी करेगी तो जिंदगी भर मुस्कुराएगी। और बेटा, हम सिर्फ इसलिए आपसे ये शादी करने के लिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि आज हमारे परिवार की इज्जत दांव लगी हुई है। हम आपसे ये शादी करने के लिए इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि करण से बेहतर जीवन साथी आपको कोई और नहीं मिलेगा। इतना कहकर उन्होंने मधु के सामने हाथ जोड़ लिए। प्लीज बेटा, ये शादी कर लीजिए, करण की खातिर, हमारी खातिर। आज अगर ये शादी नहीं हुई तो करण टूट जाएंगे मधु, और हम ये सदमा कभी सहन नहीं कर पाएंगे कि हमारे परिवार की वजह से करण फिर से दर्द के साए में जिए। मधु ने तुरंत उनकी हथेलियां थामी और रोते हुए बोली, प्लीज दादी माँ, आप यूं मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपकी तरह मैं भी मानती हूँ कि करण का साथ उम्र भर के लिए पाना किसी भी लड़की की खुशकिस्मती होगी, पर मैं करण से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं उनके लायक नहीं हूँ दादी माँ। नहीं हूँ मैं उनके लायक, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं ये शादी नहीं कर सकती मैं ये शादी। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला और रोते हुए वहां से भाग गईं। सब लोग मधु को ऐसे जाते देख परेशान हो गए। गायत्री उदास चेहरे के साथ बाहर आई तो सब उन्हें देखकर समझ गए कि मधु ने इस शादी से इनकार कर दिया है। शालिनी करण का चेहरा देखने लगी तो करण भी वहां से चला गया। गायत्री रोते हुए बोली, हमें लगता है कि हमें सबको बता देना चाहिए कि रिद्धिमा भाग गई है। सब सोच में पड़ गए। शोभा खुद को संभालने के लिए वही रखे सोफे पर बैठ गई। इधर मधु रोते हुए मीरा को तलाश रही थी। जैसे ही उसे मीरा आरव और एनी के साथ नजर आई तो वो भागती हुई उसके गले लगकर रोने लगी। आरव ने मीरा को इशारा किया और एनी के साथ वहां से चला गया। मीरा ने गुस्से में उसे खुद से दूर किया तो मधु रोते हुए बोली, मीरा दादी माँ चाहती है कि मैं करण से शादी कर लूं, पर मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? तू जानती है ना कि शिमला में क्या हुआ था। इतनी बड़ी बात जानने के बाद तो वो भी मुझसे वैसे ही नफरत करेंगे जैसे कि मेरे माँ पापा मुझसे करते हैं, और मुझसे उनकी नफरत नहीं सही जाएगी। इसलिए मैं उन्हें कभी शिमला वाली बात नहीं बता पाऊंगी, और इतनी बड़ी बात छुपाकर अगर मैं उनसे शादी करूंगी तो ये तो धोखा होगा ना। मधु, धोखेबाज लोगों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तभी मीरा गुस्से में बोली। मधु का रोना अचानक से बंद हो गया और वो हैरानी से उसे देखने लगी। तभी मीरा ने गुस्से में पूछा, तू करण से शादी इसलिए नहीं करना चाहती कि तुझे ऐसा लगता है कि तू करण के लायक नहीं है, या फिर तू मुझसे रोहित को छीनना चाहती है? मधु ने तुरंत उसके गाल को छुआ। मीरा, तू तो ये बात जानती है ना कि मैं करण से प्यार करती हूँ, तो फिर तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुझसे रोहित को छीनना चाहती हूँ? क्योंकि रोहित तुझे चाहता है मधु। मीरा उसका हाथ अपने गाल से हटाकर झुंझलाते हुए बोली। मधु ने रोते हुए पूछा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो उससे प्यार नहीं करती ना। ये सुनकर मीरा ने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और बोली, अगर तू रोहित से प्यार नहीं करती तो ये बात साबित कर मधु। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ मीरा। मधु उसके चेहरे को छूकर बोली। तो मीरा ने फिर से उसके हाथ अपने गाल से हटाए और बोली, अगर तू सच में मेरे लिए कुछ भी कर सकती है मधु, तो करण से शादी कर ले। उसके इतना कहते ही जैसे मधु के लिए उसकी दुनिया वही रुक गई और वो बिना पलके झपकाए उसे देखने लगी। मीरा ने उसका चेहरा देखा और पूछा, नहीं करेगी है ना? बचपन से लेकर आज तक जब जब तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़ी है मधु, मैं बिना कोई सवाल किए हमेशा तेरा हाथ पकड़कर तेरे साथ खड़ी रही हूँ। तेरे परिवार ने भी तेरा साथ छोड़ दिया था, पर मैंने नहीं छोड़ा। पर मेरी दोस्ती का तूने मुझे ये सिला दिया कि तू मेरे और रोहित के बीच आकर खड़ी हो गई। रोहित तब तक मेरा नहीं हो सकता मधु, जब तक तू किसी और की नहीं हो जाती। पर तू करण से शादी कभी नहीं करेगी क्योंकि तू अपनी बचपन की दोस्त को छोड़ सकती है, पर उसकी खुशी के लिए
तू अपना अतीत भुलाकर करण से शादी नहीं कर सकती। मैंने हमेशा तुझे अपने आप से भी ज्यादा माना है। अगर जिंदगी में कभी ऐसा मुकाम आ जाता ना मधु, जहां मुझे मेरी जिंदगी या तुझमें से किसी एक को चुनना पड़ता, तो महादेव की कसम मैंने तुझे चुना होता। पर तू, इतना कहकर वो भी रोने लगी और मधु भी। पर मीरा फिर से बोली, पर तू ऐसा क्यों करेगी? तेरे लिए मैं कोई मायने नहीं रखती ना, इसलिए तू सिर्फ अपने बारे में सोचेगी। तुझे तेरा आत्मसम्मान मुझसे ज्यादा प्यारा है। ऐसा नहीं है मीरा, तू जानती है कि तू मेरे लिए क्या मायने रखती है। तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी जान मांगेगी तो बिना सवाल किए वो भी तुझे दे दूंगी, पर ये शादी नहीं कर सकूंगी। पर मीरा उसे बीच में टोककर बोली, मधु ये तेरी जिंदगी है, इसलिए तू जो चाहे फैसला ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ देर पहले ही तुझे हमारी दोस्ती से आजाद कर चुकी हूँ। पर मेरी एक बात याद रखना कि आज अगर तूने करण से शादी नहीं की तो रोहित मेरा कभी नहीं होगा। और अगर रोहित मुझे नहीं मिला तो मेरे लिए इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं रोहित के बिना नहीं जी सकती हूँ और वो तेरे बिना नहीं जी सकता। इसलिए अब फैसला तुझे लेना है कि तू क्या चाहती है। तू अपने अतीत को भूला कर करण से शादी करके हमारी दोस्ती को बचाना चाहती है, या फिर अपनी दोस्त की किस्मत में जिंदगी भर का वो दर्द लिखना चाहती है जिसे पिछले कुछ दिनों से तू सह रही है। मीरा इतना कहकर रोते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही मधु जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके कानों में मीरा की कही हर बात गूंज रही थी। मीरा रोते हुए वहां आ गई जहां आरव और एनी के साथ उनका पूरा परिवार परेशान खड़ा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और सबको ये कैसे बताया जाए कि ये शादी नहीं होगी। मीरा के आते ही आरव ने आहिस्ता से पूछा, क्या कहा भाभी ने? मैं उसे उससे भी ज्यादा जानती हूँ आरव। अब वो इस शादी के लिए हाँ जरूर करेगी, क्योंकि ऐसा इमोशनल ड्रामा करके आई हूँ उसके सामने कि अब उसके पास इस शादी के लिए हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। वो खुद को मिटा सकती है आरव, पर मेरी आंख में आंसू नहीं देख सकती, इसलिए वो हाँ जरूर कहेगी और आज ये शादी होकर रहेगी। मीरा का जवाब सुनकर आरव के चेहरे पर भी चमक आ गई। पर करण एक कोने में खड़ा मधु के बारे में सोच रहा था। मैं जानता हूँ मधु कि तुमने इस शादी से इनकार सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि तुम किसी और से प्यार करती हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो इस शादी से इनकार करने की तुम्हारे पास कोई वजह नहीं थी। शायद मैं ही तुम्हारी आंखों को ठीक से पढ़ नहीं पाया। तुम्हारी आंखों में जो प्यार मुझे मेरे लिए नजर आ रहा था वो तो शायद किसी और के लिए था। इसलिए मैं किसी को भी तुम्हें इस शादी को करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें अकेले भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त मेरी जरूरत है और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। वो फिर से रिद्धिमा के कमरे में आया जहां सब लोग इस मुश्किल से बाहर आने का रास्ता तलाश रहे थे। सबको परेशान देखकर शालिनी बोली, एक बार मैं मधु से बात करके देखती हूँ। वो इतना कहकर जाने लगी, पर तभी करण ने उन्हें रोका, रुकिए मम्मा, अब किसी को मधु से बात करने की जरूरत नहीं। वो इनकार कर चुकी है, इसलिए हम उसे इस शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते। मैंने फैसला कर लिया है, मैं खुद बाहर जाकर मीडिया और सारे मेहमानों से कह देता हूँ कि ये शादी कैंसिल हो गई है, इसलिए सब अपने अपने घर जाए। वो जैसे ही जाने के लिए पलटा, मधु वहां आ गई। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ करण। मधु के इतना कहते ही ममता को छोड़कर सबके चेहरे खिल गए, पर करण उसे एकटक देखने लगा। मीरा ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। गायत्री मधु के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे बेटा, थैंक यू। वनराज ने भी आगे आकर मधु के सिर पर हाथ रखा, बेटा आज तुमने हमारे परिवार की इज्जत बचाई है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें खुराना खानदान की बहू होने के सारे अधिकार दिए जाएंगे। तुम उस घर में बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर गृह प्रवेश करोगी। उस घर में तुम्हें इतना प्यार मिलेगा कि तुम्हें कभी ये एहसास नहीं होगा कि तुम कभी अकेली थी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस सिर झुकाए खड़ी थी। तभी वनराज चेतन से बोले, चलो चेतन, नीचे चलकर सबको बता देते हैं कि कुछ देर में दूल्हा दुल्हन मंडप में आ रहे हैं। चेतन ने सिर हिलाया और बलदेव और वनराज के साथ वहां से चले गए। उनके जाते ही गायत्री एनी और मीरा की ओर देखकर बोली, बेटा मधु को तैयार करके मंडप में ले आओ, और अतुल आप करण को लेकर आइए। जी, अतुल मुस्कुराते हुए बोले। शोभा ने भी उठकर मधु के सिर पर हाथ रखा और गायत्री के साथ वहां से चली गई।
पर करण अभी भी खड़ा मधु को देख रहा था। तभी अतुल उसके पास आकर आहिस्ता से बोला, अब जिंदगी भर के लिए मधु तेरी ही होने जा रही है, तो शादी के बाद उसे जी भर के देख लेना, पर फिलहाल के लिए तुझे यहाँ से चलना होगा। करण बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अतुल और आरव भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चले गए, पर ममता अभी भी वही खड़ी मधु को घूर रही थी। पूजा ने शादी का जोड़ा उठाकर एनी को दिया और बोली, ये मधु को पहना कर ले आओ। ममता गुस्से में वहां से चली गई। उनके पीछे ही मीरा भी कमरे से बाहर आई। उसने नीचे मंदिर की ओर देखा और अपनी आंखें बंद करके मन ही मन बोली, आज जो भी मैंने मधु के साथ किया है भोलेनाथ, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आप तो जानते हैं ना कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मधु ये शादी कभी नहीं करती। वो करण से प्यार करती है और करण उससे, तो उन दोनों को एक करने का जो रास्ता मुझे आरव और एनी ने दिखाया, मैं बिना सोचे समझे उस पर चल दी। जानती हूँ मधु का बहुत दिल दुखाया है मैंने, पर अब वो ना कभी दुखी होगी और ना कभी अकेली होगी। अब बस उसे हमेशा खुश रखिएगा। इस शादी के होते ही मैं मधु से माफी मांग लूंगी और मैं जानती हूँ कि मेरी मधु मुझे माफ भी कर देगी। अब बस जल्दी से करण और उसकी शादी बिना किसी विघ्न के कर दीजिए प्लीज। दूसरी ओर शालिनी भी पूजा को गले लगाकर बोली, थैंक यू पूजा। किस लिए भाभी? पूजा ने हैरानी से पूछा तो शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें अच्छे से पता है किस लिए। पूजा ने उनकी हथेली अपने दोनों हाथों से पकड़ी और बोली, भाभी जिस तरह आरव आपका बेटा है उसी तरह करण मेरा भी बेटा है और मेरे लिए भी उसकी खुशी उतनी ही मायने रखती है जितनी कि आपके लिए रखती है, इसलिए मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है। शालिनी मुस्कुरा दी और उसके गाल को छूकर बोली, तुम यही रहकर मधु को रेडी होने में मदद करो, मैं जाकर करण को देखती हूँ। पूजा ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया तो शालिनी वहां से चली गई। उसके जाते ही पूजा ऊपर सीलिंग की ओर देखकर बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महादेव। अब करण को उसकी खुशियां भी मिलेगी और हमारे परिवार की इज्जत पर कोई आंच भी नहीं आएगी। थैंक यू। तभी एनी मधु को लेकर आ गई। मधु को शादी के जोड़े में देखकर पूजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मीरा भी बहुत खुश हुई, पर उसने अपनी खुशी मधु पर जाहिर नहीं होने दी। उसने वहीं रखी चुनरी उठाई और बिना मधु से कुछ कहे चुनरी मधु के कंधे पर डालकर सेफ्टी पिन लगाने लगी। मधु अभी भी बुद्ध बनी उसे ही देख रही थी, पर मीरा ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। मधु को आईने के सामने बैठाते हुए बोली, बैठिए भाभी। मधु ने खुद को आईने में देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। एनी उसका मेकअप करने लगी और मीरा भी उसे ज्वेलरी पहनाने लगी। पूजा ने भी उसके बालों का जुड़ा बनाया और फिर उसे गजरा लगाने लगी। इधर ममता गुस्से में शादी के मंडप में पहुंची। वो मंडप देखकर मन ही मन बोली, मेरी बेटी की जगह अब वो नौकरानी इस मंडप में करण के साथ साथ फेरे लेगी, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मैं अभी रोहित को फोन करके सब कुछ बताती हूँ, अब वो ही आकर ये शादी रोकेगा। वो रोहित को फोन करने ही लगी थी, पर फिर अचानक उसने अपने हाथ रोक लिए और मन ही मन बोली, ये क्या कर रही है ममता? अगर तूने रोहित को बता दिया कि मधु की शादी करण से होने जा रही है तो हो सकता है कि वो यहाँ आकर ये शादी रोक दे, और अगर ये शादी रुकी तो वो लड़की रोहित के गले आ पड़ेगी। एक तरह से जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। अगर सबको पता चला कि तेरी बेटी शादी के मंडप से भाग गई है तो तेरे परिवार और तेरी बेटी को बदनामी झेलनी पड़ेगी। तू जिस सोसाइटी में रहती है वहां तेरी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रह जाएगी। इस शादी को हो जाने दे ममता, समाज में तेरी इज्जत भी बनी रहेगी और उस लड़की से तेरे बेटे का हमेशा के लिए पीछा भी छूट जाएगा। और फिर मधु का क्या है, रिद्धिमा के लौटते ही तुझे पल भर भी नहीं लगेगा उसे खुराना मेंशन से उठाकर बाहर फिकवाने में, क्योंकि दुनिया की नजरों में तो करण की शादी तेरी बेटी से ही होने जा रही है। इसलिए चुपचाप ये तमाशा देख। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।